सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी पार्ट 3। ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं जो राजस्थान राजनीति शास्त्र के तौर पर है। बेसिकली ये क्वेश्चन आप भले यूपीएससी, एसएससी या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करो, सभी में आपके लिए यूज़फुल है और ये बहुत ही वेल रिसर्च क्वेश्चन हैं। इनका स्टैंडर्ड भी आपको बताएगा कि ये बहुत बेहतर है। और आप इन वीडियोज़ को एक बार देख लेंगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि कभी पॉलिटी में फेल होंगे या पॉलिटी में आपका स्कोर अच्छा नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्कोर रहेगा। मेरा खुद का भी स्कोर हमेशा बेहतर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11 इसलिए क्योंकि वो पहले अपलोड हो चुके हैं 10 क्वेश्चंस, और ये एक सीरीज में चलते रहेंगे ताकि हमें ये आइडिया भी रहेगा कि हम टोटल कितने क्वेश्चन आज तक कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 11 शुरू करते हैं। पहली बार कब भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करना शुरू किया? ये बेसिकली ब्रिटिशर्स के द्वारा, कि ब्रिटिश द्वारा कब भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909। बेसिकली भारतीय परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम एक ही चीज़ है। इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाता था। तो ये एक ही चीज़ है। बस इसको लिखा मैंने इसलिए ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो। मान लीजिए कभी हो सकता है कि किसी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आंसर देख लेते हैं। सेकेंड, भारतीय परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1861 के तहत भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करना शुरू किया गया। इसमें हुआ क्या था, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उसकी शुरुआत होती है 1858 से। उससे पहले जो इंडिया में ब्रिटिशर का रूल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने डायरेक्टर्स के थ्रू चलाती थी, जो एक चार्टर मिलता था इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से या कह सकते क्राउन की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग वो चलाती थी। लेकिन 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों को इस तरह का लगा कि दोबारा से क्रांति ना हो, क्योंकि एक तो उनको काफ़ी नुकसान हो गया था, और दूसरा जो इंडिया था एक उनका लिए बहुत ही प्राइज एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी जहाँ से रॉ मटेरियल मिलता था ब्रिटिशर्स को, और इनफैक्ट ये यूरोप वगैरह में बेचते थे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो थोड़ा डर गई, उसको लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ऐसा वापस ना कर दे जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये इंडिया खोना पड़े। तो 1858 में उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने कानून बनाया और इंडिया पे जो ब्रिटिश क्राउन था, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट होता है, ब्रिटेन में क्या क्राउन होता है, तो क्राउन की सुप्रीमेसी है। तो क्राउन का रूल स्थापित किया गया, यानी ब्रिटेन का गवर्नमेंट जो थी उसका रूल स्थापित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से हटा दिया गया। फिर उसके बाद लगा कि इंडियंस को किस तरीके से मतलब सेटिस्फाइड किया जाए। तो इसके लिए 1861 में जब भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लाया गया, उसमें ये कहा गया कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। गवर्नर जनरल रूल करता था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको एडवाइस करने के लिए होती थी। हालांकि जो भी डिसीजन लेगा गवर्नर जनरल लेगा। तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ इंडियंस को भी शामिल किया जाएगा और यहीं से भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करना शुरू किया गया। हालांकि इंडियंस को किसी तरह कोई ऐसा नहीं था कि उसके रिजोल्यूशन ला सकते थे, कुछ नेगेटिव कमेंट करते थे। वो एक तरह से सिर्फ विचार विमर्श के लिए थे और सुनने के लिए थे। गवर्नर जनरल एक तरह से बस सुन लेगा, उसको लगेगा ठीक तो ठीक है, अदरवाइज वो पूरी तरह इग्नोर कर देगा। बाकी इंडियंस के पास इसमें कोई पावर नहीं थी। तो यहाँ से ये शुरुआत होती। क्वेश्चन 12, किस अधिनियम से भारत में लोकप्रिय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई? किस अधिनियम से भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया, और फिर लोकप्रिय किस अधिनियम से भारत में लोकप्रिय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई? लोकप्रिय प्रतिनिधित्व का मतलब होता है बेसिकली चुनाव की परंपरा। तो किस अधिनियम से ये शुरुआत किया गया कि लोकप्रिय मतलब लोग चुनाव करेंगे? हालांकि चुनाव की प्रक्रिया शुरुआत कुछ वक्त पहले भी कर दी गई थी, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन और उसका आंसर। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो, अपनी मर्जी से इसका आंसर दे सकते हैं, उसके बाद उसका आंसर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909। इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1909। यहीं से लोकप्रिय प्रतिनिधित्व यानी कि चुनावों की व्यवस्था की गई 1909 से। बट मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ही ये व्यवस्था हो गई थी, कि चुनाव की व्यवस्था इससे पहले हो चुकी थी, लेकिन वो लोकप्रिय नहीं था। होता यह था कि बंगाल की चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स थी, वो कुछ इलेक्ट करेंगी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इलेक्ट करेंगी। इस तरीके से 1892 में भी ये शुरुआत हो गई थी, बट लोकप्रिय प्रतिनिधित्व शुरुआत होता 1909 में। क्वेश्चन 13, किस अधिनियम से भारतीयों को बजट पर विचार विमर्श प्रक्रिया में शामिल किया गया? पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करूँगा तो हो सकता है मैं आपको आंसर बता दूँ।
ऑप्शन 1 भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन 2 भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन 3 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और ऑप्शन 4 भारत सरकार अधिनियम 1909। इसका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारत सरकार अधिनियम 1892, कुछ भी हो, तो ये इसका सही आंसर है। 1861 में जब भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया तो ये कभी नहीं था कि उनको बजट पर डिस्कशन करना था, क्योंकि बजट देख लिए क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कौन पैसा देगा, क्योंकि उसी से सारे काम होंगे। बाकी आप कुछ भी बोलते रहिए, कुछ भी किसी के प्रोटेस्ट के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बजट जो देगा उसी की बात मानी जाएगी। तो बजट का जो प्रोसेस था उसमें कभी भी इंडियंस को शामिल नहीं किया गया था, बट बजट पर डिस्कस कर सकते हैं, उसकी शुरुआत 1892 से हुई। क्वेश्चन 14, देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने कब पेश किया था? ऑप्शन है 7 अप्रैल 1860, 7 अप्रैल 1861, 7 अप्रैल 1862, 7 अप्रैल 1863। और इसका सही आंसर आप मुझे बताइए, फैक्चुअल आंसर है, और इसका सही आंसर है 7 अप्रैल 1860। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। वैसे ये बजट आने वाला है, आप मुझे ये बताइएगा कि बजट किस दिन पेश होता है, इंडिया का जो बजट है वो किस दिन पेश होता है, डेट बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 15, बजट पर संकल्प लाने का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारत सरकार अधिनियम 1909। और इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1909। देखिए जो बजट था उस पर विचार विमर्श की जो प्रक्रिया थी उसमें भारतीय को शामिल किया गया था 1892 में, और इस पर संकल्प लाने का अधिकार दिया गया था 1909 में। तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से बहुत इजी होना चाहिए था अगर आपने पुराने ऑप्शन याद करें, क्योंकि बाकी सब उससे पहले के। क्वेश्चन 16, भारत में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत किस अधिनियम से की गई? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। और इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। द्विसदनीय विधायिका का मतलब है जैसे लोकसभा राज्यसभा, हम देखते हैं सेंटर में लोकसभा राज्यसभा होती है, स्टेट में जो होते हैं जो राज्य सरकार होती है उसमें विधान परिषद और विधानसभा होती है। बट ऐसा हमेशा से नहीं था, खासतौर से आज़ादी से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, 19वीं शताब्दी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। तब गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। अगर आपको थोड़ा सा मोटा मोटा मैं समझाऊँ किस तरह से गवर्नमेंट रूल होता था, 1858 में जब क्राउन के पास यानी ताज के पास भारत सरकार जो थी, भारत की सरकार एक तरीके से पूरी तरह कंट्रोल होने लगी थी ब्रिटिश ताज के थ्रू, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह हटा दिया गया था। तो वहाँ पर शुरुआत हुई थी एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, राज्य सचिव जिसको कहते थे, उनके पास एक काउंसिल ऑफ स्टेट होती थी। काउंसिल ऑफ स्टेट में 15 मेंबर थे, यानी जो राज्य की परिषद, एक नाम दिया गया था ब्रिटेन के अंदर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसकी काउंसिल ऑफ स्टेट, उसमें होते थे 15 मेंबर। वो इंडिया में गवर्नर जनरल होता था और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उसको उसके कामकाज को देखते थे, इंडिया के पूरे कामकाज को देखते थे। और इंडिया में क्या होता था, गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे प्रोविंस जितने प्रांत थे उसमें भी जो गवर्नर होता था उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 1858 से लेकर 1919 तक देखा जाए तो सिंपल एक ही थी कि गवर्नर जनरल होगा, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, वहाँ वही सब चीज़, उसमें मेंबर्स पर वो बढ़ाते रहे थे। ये होता रहा था कि हर मतलब जैसे 1858 का रूल आया, फिर 1861 आया, फिर 1892 आया, 1909 आया, इसमें क्या होता है नंबर्स ऑफ मेंबर्स बढ़ाते गए। पहले आधिकारिक मेंबर ज़्यादा थे, फिर चुने हुए मेंबर्स ज़्यादा बढ़ाए गए, इस तरीके से ये चलता रहा। लेकिन 1919 में आके 2 सदन बनाए गए। जो हम आज जो सेंटर था, जो गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, उसमें 2 सदन बनाए गए, जिसको हम आज की लोकसभा और राज्यसभा जैसा समझ सकते हैं। क्वेश्चन 17, किस अधिनियम के अंतर्गत बने नियमों को हस्तांतरण नियम नाम दिया गया? ऑप्शन 1 भारत सरकार अधिनियम 1892, ऑप्शन 2 भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन 3 भारतीय परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन 4 भारत सरकार अधिनियम 1935। और इसका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इसको बोलते हैं हस्तांतरण नियम, और इंग्लिश में बोलते हैं इसका डेवोल्यूशन रूल्स। असल में क्या हुआ था कि जब 1919 थी उस वक्त आते आते ब्रिटिशर्स ये कहने लग गए थे कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स का पर्पज है रहने का, क्योंकि एक फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इस वक्त एक फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वार की आप पीरियड बताइएगा मुझे।
तो प्रथम विश्व युद्ध से क्या हुआ था, यूरोप की जो सरकारें थी वो काफ़ी हिली थी और उनको ऐसा लगा था कि ऐसा ना हो कि दोबारा इस तरह का युद्ध हो जाए और दुनिया दो गुटों में बंट जाए। तो वो ये चाहते नहीं थे कि कुछ लोग, कोई भी लोग है ना खिलाफ हो, क्योंकि देखिए युद्ध होता है, भले ही आप जीत जाए, कोई भी जीत जाए, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के युद्ध की बहुत ज़्यादा बात की जाती है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए युद्ध किसी भी देश के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता, भले ही जीत जाओ वो अलग बात है, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ होता है और जिसका 5-10% बस अपर हैंड होता है वो जीत जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, ब्रिटिशर्स को भी लगा कि इस तरीके से अब दोबारा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इंडियन जो गवर्नमेंट थी या इंडिया के जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिशर की काफ़ी मदद की थी, तो इसका भी कुछ इन्फ्लुएंस आया था कि ऐसा ना हो कि कभी ऐसा हो कि फ्यूचर में जाकर इंडियंस है ना दूसरी साइड में हो जाए और हमारे खिलाफ हो जाए। तो वो क्या एलिमिनेट नहीं करना चाहते, यानी इंडियंस को नाराज़ नहीं करना चाह रहे थे और वो सोच रहे थे कि इंडियंस को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए, इंडियंस को किस तरह से थोड़ा बहुत खुश किया जाए कि नहीं, हम आपके ऊपर जो रूल है वो थोड़ा सा उसको लिबरलाइज कर देंगे और आपके रूल को थोड़ा अच्छा बना देंगे। तो उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि उनका पर्पज़ ये है कि भाई जो भारत में जो सरकार है वो अपने नियम खुद बनाए और खुद से अपने नियम बनाए, खुद से अपने राज बनाए। हालांकि वो रहेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही, जो उसका हेड रहेगा वो क्राउन ही रहेगा। जैसे आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रेसिडेंट नहीं है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेसिडेंट नहीं होता, वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो ब्रिटेन की महारानी है। वो ब्रिटेन की महारानी ऐसे कि ताज है बेसिकली, तो जो भी ताज पहनता है वो हेड ऑफ द स्टेट हो जाता है। अगर कोई राजा पहनेगा तो महाराजा हो जाएगा, तो कोई लेडी पहनेगी तो महारानी बन जाएगी। तो इस जो थी वो ब्रिटेन की महारानी थी। खैर अब तो ब्रिटेन की महारानी की डेथ हो गई, तब तो राजा ही वो ही है, चार्ल्स ही है, प्रिंस चार्ल्स जो है वो राजा है। तो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया का भी। इंडिया में भी ठीक ऐसा ही था कि भाई ये कह रहे थे ब्रिटिशर्स की ठीक है हम हेड ऑफ द स्टेट रहेंगे लेकिन आप अपने नियम खुद बना सकते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 से हुई थी और इसमें एक नियम बनाए गए थे, उसका नाम ही दिया था हस्तांतरण नियम, जिसका पर्पज ये था कि इंडिया में सेल्फ गवर्निंग यानी स्वशासित राज्य बने या देश बने। क्वेश्चन 18, कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस सम्मेलन के विचार विमर्श के बाद की गई? ऑप्शन 1 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 2 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 3 तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 4 चतुर्थ गोलमेज सम्मेलन। देखिए कम्युनल अवार्ड और सांप्रदायिक पंचायत आने से पहले भी जो मुस्लिम समुदाय था उसको सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग से चुनाव की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसमें मुस्लिम को वोट करेंगे और मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतेगा। कम्युनल अवार्ड इसका जस्ट एक और ज़्यादा बड़ा स्वरूप था, जिसमें सिर्फ मुस्लिम्स को ना होके सबको दे दी गई, जिसमें जो क्रिश्चियंस थे, एंग्लो इंडियंस थे, सिख थे और SC ST के जो लोग थे उनको ये पावर्स दी गई कि भाई आप से अपने लोग चूज करे जाएंगे। ये जो सांप्रदायिक पंचायत था ये किसके बाद इसकी घोषणा की गई थी, आपको बस ये बताना है। तो इसका सही आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था इसमें BR अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी दोनों गए थे और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खटास इस वक्त तक बढ़ चुकी थी। इनफैक्ट द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ऐसा भी बोला जाता है कि महात्मा गांधी ने जो कहा उसको BR अम्बेडकर ने काटा और जिसको BR अम्बेडकर ने कहा उसको महात्मा गांधी ने काटा। और इसके बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि इंडिया में एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जरूरत है, इससे मुस्लिम्स को अधिकार नहीं दिया जाए बल्कि दूसरे समुदायों को भी अधिकार दिए जाए। तो इससे शुरुआत होती है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन 19, साइमन आयोग के अध्यक्ष का नाम बताएं। ऑप्शन 1 विलियम साइमन, 2 चार्ल्स साइमन, 3 जॉन साइमन, 4 पीटर साइमन। साइमन कमीशन आपको पता ही है, साइमन कमीशन की घोषणा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही हुई थी, लेकिन साइमन कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका पूरा नाम क्या था? इसका सही आंसर है जॉन साइमन, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 20, आज़ादी से पहले आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित मामले किसके अंतर्गत आते थे? ये मैंने क्या अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था लर्न 24 के, तो उसमें मैं आपको बताऊँ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर जो था वो सही नहीं दिया था और इसका कारण ये है कि उन्होंने बिना पढ़े दिया। हमारा पर्पस क्वेश्चन तो आपको देने का कारण सिर्फ ये नहीं कि आप इसको रट्टा मार लें, आप उस क्वेश्चन को देकर और आपको अगर आता है तो जवाब दें। अगर आपको देखो 50-50 है किसी भी क्वेश्चन में कि ये आंसर हो सकता है तो दें, लेकिन अगर आप ये हो कि नहीं यार हमें नहीं पता तुक्का मारना, तो वो आप अवॉइड करें,
इसको थोड़ा सा पढ़ें। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछे, हम आपको बता देंगे। लेकिन तुक्का मारने से पहले आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करें ताकि इससे आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ सके और इसी तरीके से आपके एग्जाम पास होंगे। और इसका सही आंसर है आरक्षित विषय। क्वेश्चन 21, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जब आज़ाद हो गया था और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लागू कर दिया गया था आपको कि जब 1947 में आज़ादी हुई थी, इसके लिए भी एक एक्ट पास किया गया था जो कि 20 फरवरी को पास किया गया था। तो इस एक्ट के बाद क्या होता है कि इंडिया में बहुत से कामों के लिए अलग अलग समितियाँ बनी। उन समितियों के जो अध्यक्ष है उनकी बात करेंगे। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने मेनली संविधान बनाया, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। और इनका रोल जो है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रोल है जिसको कभी भी आप छोटा नहीं मान सकते। मतलब आप मानेंगे कि इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था अगर BR अम्बेडकर नहीं होते तो। क्या समिति के अध्यक्ष देख लेते हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और BN अय्यर। और इसका सही आंसर है पंडित नेहरू। देखिए, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, लेकिन जो संघ संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, BN अय्यर। उसका सही आंसर है सरदार पटेल। क्वेश्चन 23, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, BN अय्यर। और इसका सही आंसर है सरदार पटेल। देखिए, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। क्वेश्चन 24, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सेम, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, BN अय्यर। उसका सही आंसर है पंडित नेहरू। और क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य था? आपको पता ही हो कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में शुरू हुआ, उसके बाद ब्रिटेन में खलबली मची, बहुत ज़्यादा यूरोप में नुकसान हो ही रहा था। तो ब्रिटिशर्स को भी लगने लगा कि जो कॉलोनियल पावर का जो सिस्टम है कि वो जाते हैं दूसरे देशों को कब्जा कर लेते हैं, इसके कारण ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी अलग है। अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दूं, उसका कारण ये था कि यूरोप में ये माना जाता था कि अगर आपको आगे बढ़ना तो दूसरे देशों को कब्जा किया जाए। और जर्मनी में हिटलर ने इसी जो नीति थी इस पर कहा था कि जब वो राजा बन जाएगा या वो एक तरह से शासक बनेगा, वहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा, तो वो जर्मनी के लिए वो दूसरे देशों को कब्जा करेगा और उससे वो जर्मनी, जो जर्मन देश है, उसको पावरफुल बनेगा। बट अल्टीमेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और इसमें जो यूरोप में तबाही मची। देखिए, लगभग हर एक घर से कोई ना कोई मरा था। जो भी देश उसमें शामिल थे, ज़बरदस्त तबाही थी, लोग कई भूखे मर गए। हालांकि अब अलग बात बोली जाती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये हो गया वो हो गया, ज़्यादा बताया नहीं था, लेकिन ज़बरदस्त तबाही मची थी। अगर आप देखना चाहें तो सेविंग प्राइवेट रयान करके एक मूवी है, उसमें आप देखेंगे किस तरह का युद्ध होता है और किस तरह की मतलब हैवानियत हो सकती है युद्ध में। ब्रिटिशर्स को इस वक्त लगा कि चूँकि जर्मनी का राइज हुआ इस तरीके से कि वो दूसरे देशों को कब्जा करेगा, तो इस तरह की जो कब्जा नीति इसको ख़त्म किया जाए ताकि दूसरे देश आज़ाद रहें। जो आज़ादी मिलने का एक सबसे बड़ा कारण भी ये भी रहा था कि जो यूरोप था वो उन देशों में ये मानसिकता घर कर गई थी कि अगर देशों पर कब्जा करना ही हमेशा हर एक देश का उद्देश्य रहा तो अल्टीमेटली थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होगा। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की विभीषिका सब देख चुके थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की देख रहे थे, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर इस तरह से अवॉइड किया जाए इसलिए क्या किया ब्रिटिशर्स ने अपने इंडिया को जिस तरीके से कि इंडिया में भेजा ताकि यहाँ पे सेल्फ गवर्निंग रूल्स रहें और ऐसा ना लगे कि ब्रिटिश का उस पर कब्जा है। तो उसको एक तरह से इंडिया को अपने साथ बनाए भी रखना था लेकिन कब्जा भी नहीं होना था ताकि लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जुड़े। तो डिफरेंट जो थे आयोग आए, लोग आए, सदस्य आए या मिशन आए। तो उसमें सबसे पहला जो था वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका आंसर आप देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन में आपको सबसे बता दूं सबसे आखिर का मिशन था माउंटबेटन प्लान से जस्ट पहले। तो इसमें सदस्य कौन थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड वेवेल, जॉन सिमोन, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है सर स्टैफर्ड क्रिप्स।
क्या सबसे पहला जो मिशन था जो इंडिया में सेल्फ गवर्निंग यानी डोमिनियन स्टेटस के लिए आया था, वो बेसिकली स्टेफर्ड क्रिप्स ही था, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था कि बिना एक बाउंस चेक कहा था इसको, कि ये जो प्रोविजंस लेकर आए उसके लिए अब तक लड़ाई नहीं हो रही थी। देखिए इंडिया में जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें भी आप 3 स्तर मेन तौर पे मान सकते हैं। पहला स्तर जहाँ पर कोई मतलब नहीं था आज़ादी का, बस ये था कि किसी तरह से हमारी ज़िंदगी ठीक हो जाए। तो मॉडरेट्स का एक काल था, चले जाते थे कि यार ये नियम थोड़ा सा ठीक कर दो, खुद तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, मतलब इस तरह की मानसिकता क्या थी, सिचुएशन भी ऐसी थी, ब्रिटिशर्स का एक कंट्रोल था। तो आप यूँ समझिए कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत से पहले यानी 1899 तक या 1905-6 तक समझो, 1907 तक आप समझो, जी यही तरह की सोच थी कि अगर आपको कुछ भी अच्छा करना है तो ब्रिटिशर के पास जाइए, वो उनको अगर आप समझा लेंगे, कुछ नियम वो आप अच्छे बना देंगे तो कुछ बेहतर हो जाएगा। 1907 के बाद जब एक्सट्रीमिस्ट जो गर्म दल है, एक बोलते हैं नरम दल और गर्म दल, जब गर्म दल आया उसके बाद एक शुरुआत हुई डोमिनेंट स्टेटस की, बोले ब्रिटिशर के पास जाना करो बंद, हम अपने नियम खुद बनाएंगे। चलो ठीक है, ब्रिटेन जैसे महाराजा महारानी होती है, क्योंकि वो कंसेप्ट इंडिया की दिलो दिमाग में हमेशा था महाराजा महारानी का, तो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी के बारे में इस वक्त नहीं सोचा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है कि महारानी वो रहे, लेकिन हम अपने नियम तो भाई इंडिया के खुद बनाएंगे। तो ये सेकंड स्टेज है जो 1907 के बाद से थोड़ी थोड़ी शुरू होना शुरू होती है, 1919 में काफ़ी आगे चली जाती है। और फिर थर्ड स्टेज है जिसमें आज़ादी की बात की गई, वो 1942 के पास शुरू होती है, जब पहली बार ये नारा हुआ था करो या मरो का, डू और डाई का नारा दिया गया था। उसके बाद क्या होता है, स्टेफर्ड क्रिप्स वगैरह आए, फिर सबसे पहला क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन लेकर आया कि भाई चलो इंडिया को थोड़ा सा गवर्निंग रूल्स दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग अड़ गई कि नहीं, हमें तो मुस्लिम स्टेट अलग से चाहिए, और इधर कांग्रेस थी कि नहीं, कोई मुस्लिम स्टेट नहीं बनेगा। फिर वेवल प्लान आया, वेवल प्लान ने भी कोशिश करी कि भाई मुस्लिम्स और मुस्लिम लीग और कांग्रेस में सामंजस्य हो जाए, मुस्लिम लीग वाले समझ जाए बंटवारा नहीं चाहिए। फिर कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन तक आते थे समझ में आ गया था कि शायद हो सकता है कि मुस्लिम लीग्स को मतलब क्लियरिटी एक तरीके से मतलब अलग से स्टेट ना दिया जाए, लेकिन थोड़ी सी उनको अलग से रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए, बट आखिर में आके जो था वो बंटवारा हो ही गया। तो कैबिनेट मिशन था, ये सर पैथिक लॉरेंस लेकर आए थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक उस वक्त एमपी थे। आप जो समझ लीजिए आज के ज़माने में जो एमपी होता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट में, उस वक्त लॉर्ड होता है। वहाँ पे जो अपर हाउस है, जो ऊपरी सदन है ब्रिटिश का, उसमें लॉर्ड हाउस बोलते हैं, उसमें लॉर्ड्स थे। अब इसकी अलग हिस्ट्री है, अदरवाइज ये वीडियो 3-4 घंटे का हो जाएगा। सर पैथिक लॉरेंस थे, उसमें फिर दूसरे मेंबर थे स्टेफर्ड क्रिप्स, और तीसरे मेंबर थे इसमें एवी अलेक्जेंडर। तो आप इनको याद कर सकते हैं, और इस तरीके से आप जो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी। एंड थैंक यू फॉर द डे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।